अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। अमरीकी इनखला के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता रात आपने देखा कि अमरीकी कौम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने अपने इस इनखला को भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करार दिया, अपने इस फैसले को भी डिफेंड किया और साथ ही उन्होंने अपने उन तमाम पार्टनर्स का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने इस पूरे जो 2 दहाइयों पर मबनी अफ़गानिस्तान में जंग थी उसमें अपना किरदार अदा किया। साथ में जो अमरीकी जानों का ज़िया हुआ उसका भी जिक्र किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो अगला मरहला है उसके अंदर ये डिपेंड करता है कि अफ़गानिस्तान किस तरह से आगे चलता है, तालिबान किस किस्म की हुकूमत लेकर आते हैं और उन्होंने अब एक्ट करके दिखाना है। बहरहाल इसके कई जावियों से जो है हम देख रहे हैं कि ख़ुद जो वेस्टर्न चैनल्स हैं उन पर भी और बकिया जगह पर भी इस पे बड़ी गुफ्तशनीद हो रही है, हर जाविये से इसको देखा जा रहा है। आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं इस पूरे अगर आप प्रोसेस को देखें कि जहाँ पर ये पीस टॉक्स का सिलसिला शुरू हुआ, यानी तालिबान को मेज़ पर लाकर बात करने से लेके डील तक, डील के बाद उस इनखला और इनखला में जो पाकिस्तान की मदद थी उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है उसको उस तरह से नहीं सराहा गया जिस तरह से सराहा जाना चाहिए था। और ये तासुर अब और ज़्यादा जो है वो तक़वियत पा रहा है क्योंकि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का तस्करा करने से भी कासिर है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि अब यहाँ से पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए, क्योंकि इस पर भी बड़ी बात की जा रही है। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ हैं, कमर चीमा साहब हमारे साथ हैं, अब्दुल्ला गुल हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगी। अफ़गानिस्तान की तमाम सूरत हाल जो है वो एक तरह से निमट चुकी है, यानी अमरीका बारे अगर हम देखें कि आज़ादी भी मिल गई, जश्न भी मना लिया गया है और एक नए दौर का अब आगाज़ हो रहा है जिसमें ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का मरहला है और वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अब इस तमाम मरहले में अगर देखा जाए पाकिस्तान जो कि इस पूरी जंग में अमरीका का बड़ा मजबूत इत्तेहादी भी था और इस पूरे मरहले में यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर तक जो किरदार हमने अदा किया उस पर अमरीका इतना खामोश क्यों है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो हो चुका वो तो हो चुका। हालांकि आपने जिक्र भी खैर इसका किया है, इस जंग के दौरान भी पाकिस्तान को जो नहीं भी करना चाहिए था वो भी पाकिस्तान ने किया अमेरिका की खातिर। और उसके बाद ये जो जब से मुज़ाकरात शुरू हुए उसके बाद तो बहुत ही अच्छा रोल रहा और पाकिस्तान के बगैर शायद ये मुमकिन ही नहीं था कि ये टेबल टॉक होती और सब कुछ होता। ज़ुल्फ़े खलीलज़ाद ने जितने यहाँ पर चक्कर लगाए और जिस तरीके से उनकी मुलाकातें, वो अगर उनका सिर्फ रिकॉर्ड कहीं पे पेश कर दिया जाए तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा उन्होंने मुलाकातें पाकिस्तान में यहाँ मुख्तलिफ जो है ना हमारे ओहदेदार उनसे की। उसके अलावा भी जो हाल ही में जो इनखला में जब प्रॉब्लम पेश आया तो आपको पता है कि फिर हमारा क्या किरदार रहा, बल्कि बड़ा एतराज़ किया कौम ने कि इतने यूनिफॉर्म लोग कैसे हमारे यहाँ उतर गए। शुक्र है कि उनमें से ज़्यादातर अभी यहाँ से चले गए हैं, निकल गए हैं और आगे आने वाले दिनों में भी। तो इसमें सबक सीखने की एक बात है मेरे ख्याल में, और वो ये है कि मैं अमरीकियों से बातचीत करता रहा हूँ, मैं जानता हूँ एक तो खैर दुनिया का ये दस्तूर है कि कोई आपकी इज्जत उससे ज़्यादा नहीं करता जितनी कि आप अपनी इज्जत खुद करते हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिकन के साथ डील करने का एक ही तरीका है, वो है अप फ्रंट एंड स्ट्रेट। और कोई उनको खुश करने की कोशिश करें, अगर आप पसीज जाएं और अगर आप जज्बाती हो के कहें जी मैं अच्छा बच्चा बनना चाहता हूं, तो कभी आपकी कदर नहीं करेंगे। और ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ जी है? ऐसा बेशुमार हुआ है। अभी भी ये जो आपने अभी बात की और क्या हुआ है, उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, उनको एक चीज़ का जोम ज़रूर है और पाकिस्तान को उस चीज़ का खौफ भी है। वो है IMF, FATF, वर्ल्ड बैंक और मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ का रवैया, जो उनका ख्याल ये है कि वो पाकिस्तान पे दबाव डाल सकते हैं इन तमाम चीज़ों के तहत, और पाकिस्तान भी घबराहट का शिकार है। मैं चूँकि जानता हूँ इन चीज़ों को अंदर से कुछ ना कुछ, मैं बरमला कहूँगा अगर आज पाकिस्तान अपना रवैया डिफेंसिव के बजाय नॉर्मल कर ले, न्यूट्रल कर ले, जैसे को तैसा की बात करे, एक हाथ लो एक हाथ दो की बात करे, यही अमेरिका आपसे बेहतरीन गुफ्तगू करेगा। और मैं एक चीज़ का आपको पहले आइडिया दे देता हूँ जी, अनकरीब अमेरिका फिर आएगा आपके पास, कहेगा छोटे भाईजान कोई बात नहीं यार, जो हो गया तो हो गया, अब आगे चलते हैं, क्योंकि उसको अफगानिस्तान में अमल दखल दोबारा
قائم کرنے کے لیے، چاہے اکنامک ہو چاہے پولیٹیکل ہو، پاکستان کی بے شمار ضرورت ہے آئندہ بھی. اچھا پاکستانی لیڈرشپ آج بھی سمجھ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. یہ آپ نے جو سبق سیکھنے کی والی بات کہی اور ڈیفینسو نہ ہونے کی بات کی، اسی بات کو میں آگے لے کر چلوں گی. عبداللہ گل صاحب، ایک تو جو جس طرح سے کل خود امریکیوں نے بھی اپنے چینل CNN کے اوپر بھی اس کا تذکرہ کیا کہ جو بائیڈن کی تقریر میں کہیں بھی افغان کا بھی ذکر نہیں تھا. دیٹ ہیوملٹی واز ناٹ دیئر، اور ایسا لگا کہ جیسے آپ ابینڈن کر کے چلے گئے افغانستان کو. اسی طرح سے ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو ابینڈن کر دیا گیا ہے، یعنی ٹاپ لیول کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ذکر نہیں ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا پورا فوکس اس وقت یہی ہونا چاہیے ہے ٹو آلسو ڈیولپ دس ان دی انٹائر ورلڈ، کہ پاکستان کی ضرورت انتہائی آپ سب کو پڑے گی، اسپیشلی افغانستان کی ری بلڈنگ کے اندر، افغانستان کے معاملات کے حوالے سے، بینگ اے کلوز ڈور نیبر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے کہ امریکہ کے وہ احسان فراموش قوم ہے، ان کا کبھی بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں رکھا. ان کا مجھے یاد ہے کہ جب وہ آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے اندر آئے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ وائی آر یو ہیئر، تو انہوں نے کہا وی آر ہیئر ٹو گیٹ دیئر گیس اینڈ کک دیئر بیک. لفظ کچھ اور استعمال کیا تھا لیکن میں اس کے بیک کہتا ہوں. تو یہ ان کا بڑا یہ کاؤبوائش ایٹیچیوڈ ہے ان کا، اور دیر تھینک لیس نیشن. آپ دیکھیں نا کہ وہ جس طرح سے دنیا کے وسائل پر قبضہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے دنیا میں اپنی مرضی کی حکومتیں لانے کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا، اور اس کے بعد ملینز انہوں نے لوگوں کو مار دیا. عراق کے اندر جو حال کیا، جو دیگر جگہوں پہ افغانستان میں حال کیا، اور خود بائیڈن صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ the war was over after the death of Osama bin Laden. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 10 سال تھے اس کی کیا لیجیٹمیٹ ریزن کیا تھا، اس کا کوئی قانونی جواز تھا، کوئی ان کے پاس کوئی اس کا کمپنسیشن ان سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے میرے خیال میں. اب بہرحال ہم اس کو جو آپ کے سوال ہے اس کی طرف آتے ہیں. جو بائیڈن صاحب جو ہے وہ پاکستان کو، وزیر اعظم کو فون تک نہیں کرتے، اور آپ دیکھ لیں کہ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی جن صاحب نے بہت اچھے الفاظ میں بتایا سارا، میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جو امریکن انخلا ہوا، اور وہی PIA جس کو بہت مورد الزام ٹھہرایا گیا، جس کے ساتھ بیٹھنے کو خطرناک قرار دے دیا گیا، ان ظالم اور ان کم عقل پائلٹس کو اور نا تجربے کار جعلی ڈگریوں والے پائلٹس کو لے کے کون آیا؟ ایویکویٹ کس نے کیا؟ اسی PIA نے کیا. کیا اس PIA کو جو برطانیہ کی ریڈ لسٹ سے ہمیں نکال دیا گیا؟ کیا اس PIA کے اوپر جو بین تھا وہ ختم کر دیا گیا؟ کیا FATF کے اوپر ہمیں کوئی سہولت دی گئی؟ کیا ہمیں جو ہے موسٹ فیوریٹ نیشن کا خطاب ملا؟ کیا نیوکلیئر کلب کے اندر ممبرشپ ملی؟ کیا جو ہے انہوں نے آپ کو کشمیر کے اوپر معاملات کوئی طے کیے؟ کیا پاکستان کے قرضے معاف کیے؟ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے، یہ بہت دونوں بڑے سینئر بیٹھے ہیں ہمارے پاس. جن صاحب تو خیر ہے ہی بہت زیادہ، لیکن چیمہ صاحب بھی ماشاءاللہ اپنا ملکہ رکھتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں، اگر ان دونوں کے پاس، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ اس کی درخواست کس نے کی؟ کیا آپ کو کسی نے درخواست کی، یا آپ جو ہے وہ ماننا مہمان تو میرا مہمان والی بات ہے؟ کیا آپ کو درخواست کس نے کی؟ اور ابھی بھی 46 US مرینز جو ہیں وہ آپ کے یہاں سوائل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو لانے کے لیے 2 دن لگے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ پھر ملٹری ایئر لفٹ کمانڈ کو جو ہے وہ 2 دن چاہیے تھے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے امریکہ تک. بالکل صحیح آپ نے ان کو، لیکن ان کے ویزے کا فیصلہ کس طرح سے ہوا؟ ان کو کس نے ویزے دیے؟ ان کی جو نقل و حرکت ہے اس کے اوپر کون جو ہے وہ نظر رکھے گا؟ ان کو جو ہے خاص طور پہ جو طالبان کی طرف سے ایک بہت زیادہ ریزنٹمنٹ آئی ہے، جس کا اظہار انہوں نے پاکستان ایمبیسی کابل میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ NDS کے وہ اہلکار ہے جو افغانستان کے اندر وار کرائمز کیے اور وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے تو عام معافی کا اعلان کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی ان کو NDS کی پیمنٹ پہلے امریکہ کرتا تھا، اب را کرتا ہے، اور را کے لوگ جو ہے وہ پاکستانی سوسائٹی میں یہاں اپنے آپ کو رچا بسا لیں گے. یہ ایک خطرناک عمل ہے، اس سے ہمیں دور رہنا پڑے گا. اچھا، یہ جو سوالات آپ نے اٹھائے یہ انتہائی اہم ہیں، اور انہی اعتراضات کا ذکر جنرل صاحب نے بھی کیا تھا نا. تو چیمہ صاحب، جب میں ذرا واپس آ جاؤں بریک سے، اور بریک سے واپس آ کر ہم اس پر بات کریں گے کہ اتنے ساری چیزوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، تو اس پر کیا جواب ہے حکومت وقت کا، اور کیا لوگوں کو، اور یہی سوال جو ہے وہ اپوزیشن بھی اٹھا رہی ہے. لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ ڈسکس دس.
वेलकम बैक कमर चीमा साहब, स्ट्रेट आई कम टू यू। जो एतराज़ात मुल्क के अंदर से उठे कि हमने क्यों इनखला के अंदर मदद की, क्या खदोखाल थे इस मदद के, अब भी जो हैं वो, जैसे अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा कि बहुत से लोग यहाँ पर हैं जिस पर तालिबान ने भी एतराज़ किया है कि दे आर दोज हु आर रॉ फंडेड। सो मुझे ये बताइएगा कि जनरल साहब ने तो कहा कि हमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, मुझे तो ज़्यादा पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट लगती है, और इस अपीजमेंट्स में भी हमें वो लेवरेज क्रिएट करना नहीं आया जिनका जिक्र अब्दुल्ला गुल साहब ने फैटफ का किया, रेड लिस्ट का किया, EU में PIA के जो बैन है उसके हवाले से किया। जबकि आपको पता होगा कि गुज़िश्ता रात अमरीकी सदर जो बाइडन ने उस लेवरेज का हिंट किया जो वो समझते हैं अफगानिस्तान पर है, बाय फ्रीजिंग देयर एसेट्स इन सेंट्रल बैंक। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि पिछले 18 साल में अमेरिका ने सिंगल हैंडेडली हमसे जो फ़ायदे लेने थे अब वो लेता रहा। हम ना तो कश्मीर पे कोई ब्रेक थ्रू करवा सके उनसे कोई किसी किस्म का, और बल्कि अमेरिका ने अपनी कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी पाकिस्तान के साथ जारी रखी। और 18 साल के बाद ये पॉलिसी आ गई, हालात आ गए हैं कि आज पाकिस्तान की जो अशराफिया है वो चाहती है कि हम अमेरिका और चाइना के साथ ताल्लुकात को बैलेंस करें। मेरा ख्याल है वो जो बैलेंसिंग एक्ट है वो काम नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि चाइना और यूरोप और वेस्ट के दरमियान एक बैलेंस मेंटेन रहे, लेकिन वो बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा। वो इसलिए कि हमारी जो इकोनॉमिक ऑटोनॉमी ना होने की वजह से, इक्तिसादी आज़ादी ना होने की वजह से जो हमें मसाइल दरपेश हैं, ये असल वजह वो है। क्योंकि अमेरिका और हर मुल्क को ये पता है कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल मामलात इतने ख़राब हैं कि उनको ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी ज़रूरत है, इनको ट्रेड की भी ज़रूरत है, बिजनेसेस की भी ज़रूरत है। तो वो हमें अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, FATF के ज़रिए हला रहे हैं। और दूसरी तरफ जो हमने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट आती हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से चाइना के हक में, मैं समझता हूँ एट टाइम्स ये भी वो सिग्नलिंग गलत जाती है वेस्ट को। देखिए हमारे पास चॉइस नहीं है, हम मगरब के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। हमने 18 साल और उससे पिछले भी 50 साल चले जाएं तो हमारे करीबी ताल्लुकात रहे हैं। चाइना तो आज इमर्ज कर रहा है और आज हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। हमारा बड़ा क्लोज कोऑपरेशन रहा है अमेरिका और यूरोप के साथ, तो उस ताल्लुक को भी खराब नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि उस ताल्लुक को हमने खराब किसी हद तक कर लिया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत सारी ऐसी बहसें शुरू कर ली हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामोफोबिया की जो बहस है वो, उसका फायदा हो या ना हो, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान को जरूर हुआ है। अरब ममालिक भी उसके ऊपर खामोश है, लेकिन इमरान खान साहब ने कुछ इस तरह के माहौल क्रिएट किया जिससे मगरब थोड़ा एनॉयड। और 3 साल से इमरान खान तो कभी यूरोप कहीं गए ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि और ये वो वक्त था कि जिन 50 मुल्कों के साथ हमने या 40 मुल्कों के साथ हमने इंगेजमेंट रखी तो डिविडेंड्स लेने का मौका था। आज तो उनसे फायदा लेने का मौका है, उनसे इकोनॉमिक इंसेंटिव लेने की बात थी, लेकिन वो कभी हमें GSP प्लस पे हमसे बात करते हैं, ये विड्रॉ करने लगे हैं, FATF में भी रखा हुआ है। सो हमने विद इन होम बैलेंसिंग एक्ट नहीं कर पा रहे। और इसकी एक ही वजह है और वो इक्तिसादी आज़ादी ना होना, मुझे लग रहा है। आपने इक्तिसादी आज़ादी ना होना तो कहा, लेकिन फिर जिस किस्म के बयान का आपने जिक्र किया कि इस्लामोफोबिया का जिक्र किया, एक जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने एब्सोल्युटली नॉट का जिक्र किया, जो सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि जब हमने इस इनखला के अंदर मदद की तो अपोजिशन ऑल्सो स्टार्टेड सेइंग ऑल दिस कि फिर ये सब क्या है। अच्छा, एक तरफ ये है, लेकिन जनरल साहब देखिए पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हवाले से ये बात तो बिल्कुल अहम है कि उसमें सिविलियन गवर्नमेंट का इतना अमल दखल नहीं होता। और आज जिस तरह से ये बैलेंसिंग एक्ट की बात की जा रही है, या आपने जिस तरह से कहा कि हम क्यों, हमें मतलब डिफेंसिव क्यों हैं, जिस तरह से अब्दुल्ला गुल साहब कह रहे हैं कि किसी ने हमसे कहा था या हम खुद ही चले गए कि चलें जी हम मदद कर देते हैं। सो आपको नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट को भी सोचना होगा, they will have to reconsider the foreign policy now? जी देखें, बात ये है कि जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी जो अफगानिस्तान के मतलब है, जहाँ पे कि जंग हो रही थी अभी अभी ख़त्म हुई है, या कश्मीर के मतलब है जिसके अंदर आपको पता है कि हुर्रियत पसंद अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, हिंदुस्तान के मतलब जो है उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल होना एक कुदरती अमल है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें आपके दफाई अमूर बड़े गहरे तरीके से इन्वॉल्व हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी अफगानिस्तान के सिलसिले में ज़्यादा बयानात नहीं आए ISPR की तरफ से या आर्मी चीफ की तरफ से। ये तो बयानों की जो बात कर रहे हैं ये सारे के सारे आपके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आए हैं, फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आए हैं या और कुछ
मिनिस्टर्स की तरफ से आए। तो मेरा ख्याल ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो बयान है वो फॉरेन मिनिस्टर ही दें या फॉरेन ऑफिस से आने चाहिए। साफ ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर तो कर ही सकते हैं, और आपस में अच्छे तरीके से गुफ्तगू करने के बाद, कोऑर्डिनेट करने के बाद बयान आना चाहिए। बयान के अल्फाज, ये फॉरेन रिलेशंस का मामला बड़ा थोड़ा सा पेचीदा होता है और थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि नाप तोल के बात की जाए और सिर्फ बात करने वालों को बात करनी चाहिए। यही अगर हम कर लें तो बहुत है। बाकी मेरा अपना ख्याल ये कि देखें, एस्टेब्लिशमेंट ने तो, अगर हम देखें जो कुछ आउटकम से ही आप अंदाज़ा लगाते हैं ना, किसी मसले के आउटकम से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कैसे मामला चल रहे, तो मेरा ख्याल है कोई इतना ज़्यादा हमारे अफगान पॉलिसी में कोई इतना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मुझे ऐसे लगता है कि आखिरी दिनों में सिर्फ चूंकि ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश की हमने अफगान तालिबान को, तो हो सकता है वो कुछ देर के लिए आपसे नाराज़ हो गए हों या उनको अच्छा ना लगा हो, लेकिन जनरली स्पीकिंग दुनिया तो ये चाह रही थी, कम से कम अमेरिका ये चाह रहा था कि हमारे ताल्लुकात अफगान तालिबान से भी ख़राब हो गए, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि ये अभी जो पिछले हफ्ते हमले हुए हैं, जब अब ना उनकी हुकूमत बनी है ना उनको कोई मुकम्मल अमल दखल है, वो भी अफगान तालिबान के ज़िम्मे लगा रहे थे और बार बार कह रहे थे कि ये दोनों एक ही चीज़ है और कभी ये बाज नहीं आएंगे और आपके ऊपर हमले होंगे और ये होगा, ताकि हम किसी तरीके से इनके साथ भिड़ जाएं, और यही उनका मंशा है। तो बस मैं तो जैसे पहले आपको कहा, सबक हासिल करना चाहिए। अगर हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमारी माशी हालत की वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, तो फिर कड़वा घूंट भरें और इससे निकलें। अगर आपका ये ख्याल है कि IMF के प्रोग्राम या इससे आपको कोई निकलने देगा, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आप अच्छे बच्चे बन के निकल जाएंगे, अच्छे होने के नाते FATF आपको माफ़ कर देगा, कतन इसका कोई इम्कान नहीं है। अच्छा। आपको अपनी बेल्ट खुद कसनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, खैर बात कहना पड़ेगा IMF को, तब जाके मुश्किल से आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होना शुरू होगी। सही कह रहे हैं चीमा साहब कि आपकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी हो ही नहीं सकती। ये इन्होंने जैसे मछली के गले में कांटा होता है वो डाला हुआ है इन्होंने, जब भी वो समझते हैं कि हम इधर उधर हो रहे हैं उसको खींचते हैं, उसको तुनका मारते हैं ताकि दर्द हमारा बढ़े। तो हमें जरा ख्याल रखने की जरूरत है। इससे अगर आप नहीं निकल पाए तो सारी उम्र आप ऐसे ही ख्वार होते रहेंगे, ये हमें फैसला करना पड़ेगा जी। और अब्दुल्ला गुल साहब, देखिए जो बैलेंसिंग एक्ट की भी बात की, ये पाकिस्तान के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है और बिल्कुल सही बात है कि मतलब अपने मफाद को मद्देनजर रखते हुए ही आप अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेटिक टाइज रखते हैं। अब एक ख्याल एकदम से ये भी है कि अब अमेरिका को हम खैर बात कह रहे हैं, यानी कि हम उनसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस करना चाहते हैं, वो बयान की सूरत से आप अखज़ कर सकते हैं, और चाइना की तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा है, ऑल द मोर रीज़न बिकॉज ऑफ CPEC। सो डू यू नॉट थिंक कि ये पाकिस्तान के लिए आइंदा भी गलत साबित होगा? क्योंकि इब्तिदा में जनरल साहब ने कहा, देखिए अमेरिका भी दोबारा आएगा, इस खत्ते में उनका अमल दखल ख़त्म नहीं हो गया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, मैं तो हमेशा समझता हूँ बैलेंस किसके अंदर है, क्या राइट और रॉन्ग में बैलेंस करना चाहते हैं? अच्छा। क्या बताना चाहते हैं कि इब्लीस से याराना भी और खुदा को सजदा भी? आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन सीधी बात कीजिए, शफ ना कहें, शफतालू पूरा बोल लें। अमेरिका जो है वो आपको किसने कहा है कि अमेरिका जो है हम उससे अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं? अमेरिका ने आपको डिस्टेंस कर दिया है। उन्होंने बकायदा आपको बड़ा वाज़ेह दो टोक पैगाम भेज दिया। मेरी अभी कुछ अर्सा पहले एक CIA के बहुत बड़े ऑफिशियल थे, उनसे मुलाकात हुई थी, जनरल साहब को मैंने उसका जिक्र किया हुआ है, और उन्होंने मुझे कहा कि वी नेवर सेड दैट पाकिस्तान इज आवर फ्रेंड, बट पाकिस्तान इज ऑलवेज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और स्ट्रेटजीज दे कीप ऑन चेंजिंग। हमें स्ट्रेटजी तब्दील होती रहती है, इसलिए पाकिस्तान को किसने कहा कि वो हमारा दोस्त है? आपने जबरदस्ती कहा कि हम उनके दोस्त हैं, हम उनके दोस्त हैं। अलबत्ता ये है कि आप उनके साथ स्ट्रेट बिल्कुल जो है ना मामलात रखें। अगर आप उनके साथ स्ट्रेटली डील करेंगे, आप उनको दरमियान में शुगर कोटेड बातें नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में आपकी डिप्लोमेटिक और फॉरेन पॉलिसी जो है वो बेहतर हो जाएगी। किसी भी मुल्क के लिए खारजा पॉलिसी उसके अंदरूनी मामलात को देख के बनाई जाती है, न कि अपीजमेंट की पॉलिसी कि हम गैर ममालिक को खुश रखें और अपने यहाँ। यही हमारी फॉरेन पॉलिसी थी ना, जिसने आपको 480 ड्रोन हमले करने की इजाज़त दे दी। यही वो लोग थे जहाँ पाकिस्तान में अड्डे मिल गए। यही वो थे जिसमें मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ को जो है हमने डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को बालाए ताक रखते हुए उनको हवाले कर दिया था अमरीकनों के। और क्या दुनिया पढ़े लिखे लोगों की ये दुनिया नहीं देखती कि जो अकूबत खाने अमेरिका ने बनाए, गुआंतानामो बे बनाया, अबू ग़ुरैब बनाया, आपका बागराम बनाया, क्या तालिबान की तरफ से ऐसी कोई चीज़ निकली? लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को एक बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा। FATF से करेंगे तो माजी के अंदर ये दोनों हमारे साहिबान बैठे हैं, ये बता सकते
क्या सिमिंगटन तरमीम नहीं आई थी आप पे? क्या प्रेशर तरमीम नहीं आई थी? क्या आपके ऊपर सीटीबीटी, एफएमटीसी, सीडब्ल्यूसी जैसे तरीके जो एफएटीएफ के ही मुख्तलिफ नाम थे, उनके वो तरीका नहीं था, लेकिन हमने प्रेशर को रेजिस्ट किया। हमें प्रेशर करने के लिए जमहूरियत, जहाद और जौहरी सलाहियत, जहाद से मुराद यहाँ ये है कि आप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, आप उनको जमहूरी अंदाज के अंदर कौम को साथ लेके, न कि ये फैसले देखिए ना, अभी ये जो उनके गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में बुला के उनकी यहाँ खातर मदारत करने के लिए, ये तो मौका हमें भारत को देना चाहिए था, क्योंकि भारत तो उनका यार गार है अमेरिका का। तो ये मौका आपके ख्याल से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने दिया है? और किसने दिया? क्या हुकूमत ने नहीं दिया? मेरा क्यों इसमें क्या हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का कोई अमल दखल नहीं होगा? ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, मेरा इल्म में है, वो ये है कि कहा गया था कि जो आईडीपी कैंप्स बनाए हुए हैं, हमने ऑलरेडी उनके अंदर इनको ठहराया जाए, क्योंकि वहाँ एक सिक्योरिटी कॉर्डन है प्रॉपर, और एक तरीके से जो है वहाँ मामलात कर सकते हैं। ये भी एक बात आई थी कि बाढ़ के साथ एक और इस किस्म की अरेंजमेंट करके इन लोगों को वक्ती तौर पे ठिकाना दिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में कि हमारा जो ये है ना नेशनल सिक्योरिटी जो ऑफिस है, उसकी तरफ से ये मेरे ख्याल में एक हैफेजर्ड डिसीजन हुआ है, और बहरहाल जिसने भी किया है, मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ कि हमें इसके अंदर क्या फायदा मिला? हमने अपने आप को अगर बेचना ही था तो कम से कम कोई दाम तो लगवा लेना चाहिए। So you're saying the national security advisor यानी मुईद यूसुफ साहब जो हैं, मैंने नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस की बात की, लेकिन जाहिर है इस सब में अमल दखल सबका है, क्योंकि कभी भी सिविलियन गवर्नमेंट इस किस्म के फैसले जहां पर जाहिर है सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, वो कभी अकेले नहीं लेती। तो क्या ये वजह होगा कि हम पूरी इमरान खान साहब की हुकूमत को इस वक्त इसमें स्केपगोट बना दें? बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर अभी ये क्योंकि सिचुएशन जाहिर है डेवलप हो रही है भारत के हवाले से कि सिफारतकारी जो है वो उनकी कतर के अंदर मुलाकात भी है, मैं उस पर भी जानना चाहूँगी कि अब भी क्या हम ओवर एम्बिशियस और बस ये समझ रहे हैं कि रॉ से निजात हो गई, अफगानिस्तान में अब कुछ भी नहीं होगा और उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं की जाएगी, जबकि टीटीपी के हवाले से भी ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि ये पाकिस्तान का मामला है। तो यहाँ भी क्या हम वही करने जा रहे हैं जो हमने पहले माजी में, जिस तरह से मेरे मेहमान कह रहे हैं, अमेरिका के साथ अब तक अपनी पॉलिसी रखी है? लेट्स टेक अ ब्रेक एंड डिस्कस। वेलकम बैक। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ हैं, अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ हैं, कमर चीमा साहब हमारे साथ हैं। चीमा साहब, एक तो वेरी क्विक कमेंट बिकॉज वी जस्ट हैव द लास्ट 7 मिनट्स इन आवर सेगमेंट, कि जो बातें अब्दुल्ला गुल साहब कह रहे हैं, आप सब कुछ उस नेशनल सिक्योरिटी इदारे पे नहीं डाल सकते, बल्कि इसके अंदर सिविलियन गवर्नमेंट एज वेल एज हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने मिलकर ही ये फैसले लिए होंगे। और उसके बाद मुझे बताइएगा, क्या हम बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं कि अब भारत इस खत्ते से चला गया, एज एन अफगानिस्तान की सॉइल जो है वो हमारे लिए यूज़ नहीं होगी, जबकि हमें पता है कि सिफारतकारी में भारत बहुत माहिर है और कई बार हमसे सबकत लिया है। देखिए, एक बात तो हकीकत है कि कोई भी ज़माना हो, हम अमेरिका की मदद करना पसंद करते हैं और बहुत सारी दुनिया अमेरिका की मदद करना पसंद करती है। और अभी जब अमेरिका एग्जिट कर रहा है, अगर हम उनको थोड़ी बहुत ये असिस्टेंस नहीं देते, अगर उन्हें अपने फौजी लेके जाने थे या स्टॉप ओवर करना था, तो मेरा ख्याल है ये एक ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट होती है जो फौजें देती हैं, कल को किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। सो यहाँ पे अमेरिका को रेजिस्ट करना और उनके फौजियों को ट्रांजिट देने में रुकावट नहीं डालनी चाहिए थी। ये एक, मैं इसको मुस्बत डिसीजन समझता हूँ अपनी लीडरशिप की तरफ से। दूसरी बात जो आपने इंडिया के हवाले से की है, मैं वो बता दूं। देखिए, आप तालिबान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तालिबान बिल्कुल उसी तरह एक्ट करेंगे जिस तरह एक लीडर या एक स्टेट्समैन को अपने मुल्क के हवाले से करना चाहिए। वो टीटीपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, वो टीटीपी को नहीं खत्म करेंगे। उन्होंने ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि ये तो जो पाकिस्तानी रिलीजियस क्लैरिक्स हैं वो डिटरमिन करें कि टीटीपी क्या जमात है। अब हमारे यहाँ पे रिलीजियस क्लैरिक्स के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। यहाँ पे तो अगर उनको आना है तो अपनी गन्स ड्रॉप करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो तालिबान लड़ाई टीटीपी से नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम, ये ब्रदर इन आर्म्स, ये मिलकर अमेरिका के खिलाफ लड़ते रहे हैं, ये दाइश के खिलाफ भी शायद लड़ते रहे हों। सो मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें तालिबान से नहीं है कि वो हमारी मदद करेंगे व्हेन इट कम्स टू टीटीपी। ये बड़े फैसले करने पड़ेंगे। और दूसरी बात इंडिया की रह गई। इंडिया ने कल जो कतर में क्या कहा है, देखिए हालात बदलते पता नहीं चलता। एक वक्त था पाकिस्तान कहता था अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, आज इंडियन सफीर कह रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। लेकिन
जो तालिबान है दे आर इकोनॉमिकली स्ट्राइव्ड, अगर वो कैश स्टार्व्ड हैं, उनके पास पैसा नहीं है, सही। उनको जहां से भी पैसा मिलेगा वो ले लेंगे, वो भले इंडिया हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत ज्यादा जनरल साहब एक जश्न का सा समा हमारे यहाँ लगता है, जिस पे लोगों ने बड़ा कमेंट भी किया है, और इस पर ऐसा लगता है जैसे कि हम इंतहाई खुश हैं इस बारे से कि तालिबान जो है उन्होंने अब कंट्रोल हासिल कर लिया और अब हमारे मुल्क में कम से कम अमन रहेगा। आप क्या कहेंगे कि क्या पाकिस्तान को अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी तरफ इशारा किया है कमर चीमा साहब ने भी, कि टीटीपी का मसला वो हल नहीं करेंगे, और इसी तरह से भारत से क्या ताल्लुकात आगे बढ़कर निकलते हैं, ये भी हमें देखना होगा। जी देखें, एक तो ये जश्न की आज तक मुझे समझ नहीं आई कि वो कौन लोग हैं जो जश्न मना रहे थे। आपने कोई कवर किया है उनको, या आपने कभी मुझे जश्न मनाते देखा है या अब्दुल्ला को जश्न मनाते देखा है? बात ये है कि हमारे नेबरहुड से एक काबिज फौज निकली है, चले हम नहीं जश्न मनाते, वहां से रॉ का तिया पांचा हो गया है, फिलहाल रॉ का वहां से बिल्कुल जाल उखड़ गया है, चले नहीं जश्न मनाते। सी पैक के चलने के इम्कानात पैदा हो गए हैं, क्योंकि जब चाइना और वहाँ पर रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज आएंगे तो सी पैक ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान भी उसके खिलाफ था और अमेरिका भी उसके खिलाफ था। वो चले गए यहाँ से, चले नहीं जश्न मनाते। लेकिन मेरी बहन, हकायक बताने को जश्न मनाने के साथ मुतरादिफ नहीं किया जा सकता। हम तो हकायक बयान कर रहे हैं। जहाँ तक टीटीपी का सवाल है, लेट मी टेल यू, ठीक है उनके आपस में कनेक्शंस हैं, लेकिन टीटीपी के सारे ऑपरेशंस के पीछे रॉ थी और शायद सीआईए भी थी और एनडीएस तो था ही। तो अब जब वो सारा टूट फूट होगी, उसके बावजूद ये कहना कि जी टीटीपी वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी, तो बड़ी हैरत की बात है। टीटीपी का जब पीछे से वो जहाँ से उनको ऑक्सीजन मिलती थी वही खत्म हो गया। दूसरी दो बातें की हैं, हम एक बात का जिक्र करते हैं, दूसरी का नहीं करते। अफगान तालिबान ने एक तो ये कहा है कि टीटीपी पाकिस्तान का मसला है, वो उसको खुद हल करें, बिल्कुल कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी ज़मीन को हम किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इसका जिक्र नहीं करते कि वो इसमें टीटीपी भी शामिल है। तो टीटीपी का तिया पंचा हो चुका, सिर्फ ये है कि जो उनके लोग हैं उनके साथ कैसे डील करना है उसकी वो बात कर रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है, इसको बिल्कुल निखार के सामने रखने की जरूरत है। अच्छा। ये कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करना कि जी नहीं उन्होंने ये कह दिया तो इसका ये मतलब है कि दोबारा हमारे पर हमले होते हैं, ये बड़ी अजीब बातें हैं। बाकी जहाँ तक जश्न मनाने की बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि अमेरिका यहाँ से गया है, मैं बहुत खुश हूँ कि अभी सी पैक चलेगा, मैं बहुत खुश हूँ कि वहाँ पर चाइना इन्वेस्ट करेगा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर शुरू हो जाएगा और टीटीपी हमारे के हमले कम हो जाएंगे। अगर आपको मेरी खुशी बुरी लगती है तो मुझे कोई इतराज नहीं। अच्छा, अब्दुल्ला गुल साहब, भारत का रोल किस तरह से देख रहे हैं फ्यूचर में? अफगानिस्तान के हवाले से उनकी जो सिफारतकारी अब वो अपनी एक्सरसाइज करेंगे। देखें, मैं जश्न के हवाले से बात कर दूं, क्या सिर्फ ये जश्न का समा पाकिस्तान में है? क्या बाकी दुनिया में नहीं है? क्या वो तमाम ऑप्रेस्ड नेशंस जो अमेरिका की डसी में है, क्या वो इसके अंदर उसको खुश नहीं हो रही? क्या पूरी अरब दुनिया का सोशल मीडिया उठा के देख लें? क्या ये हकीकत नहीं है कि लोग पाकिस्तान में एक निज़ाम अदलिया जो है वो एक ऐसा मुनसिफाना निज़ाम चाहते हैं जिसमें फौरी और सिर्फ जो है एक आम आदमी को इंसाफ मैसर हो? ये मेरे ख्याल में, और अगर ये जश्न है तो एक जश्न और भी है कि हमारी फौज जो है वो मगरबी बॉर्डर से कम होकर मशरकी बॉर्डर के ऊपर जाएगी, तो ये भी जश्न का समान है और इंडिया के लिए मरण का समान है। अच्छा। जहाँ तक आपने सवाल का पूछा, देखिए आपका सवाल इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक तो तालिबान के हवाले से मैं कमर साहब के उसके ऊपर कमेंट करना चाहूंगा। निंगरहार के अंदर जो बाकायदा मुलाकात हुई जिसके अंदर तालिबान ने वक्त भेज के उनको वार्न किया कि तालिबान जो है किसी किस्म की पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी की तरफ से कार्रवाई को जो है काबिल कबूल नहीं करेंगे और उनके खिलाफ हालत जंग में आ जाएंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर आपने यहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी की तो हम आपके लिए धरती तंग कर देंगे। तीसरा यह है कि क्या दाइश के खिलाफ अमेरिका और काबुल इंतजामिया ने जो है कोई यूनिट्स बनाए थे लड़ने के लिए, या जो वाहिद बनाए थे वो मुल्ला अख्तर मंसूर ने 28 से यूनिट्स जो है वो बनाए थे जो दाइश को लड़ते थे। ये तो है, लेट्स पुट द फिगर्स करेक्टली। दूसरा ये है कि जहां तक आपने सवाल जो किया वो जरा दोबारा भारत के हवाले से कि फ्यूचर में भारत की तालिबान से सिफारतकारी किस हद तक कामयाब हो सकती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत का जो है वो रिश्ता बड़ा जो है ना अफगानिस्तान के साथ बड़ा करीबी रिश्ता है। वही रिश्ता जो अहमद शाह अब्दाली का था पानीपत के साथ, वही जो था महमूद गजनवी का सोमनाथ के साथ, और वही जो आपका रिश्ता जो हिंदू कुश माउंटेन का है, जो मैंने नाम नहीं रखा हिंदू कुश,
अब अफगानिस्तान से एक सिलसिला शुरू होता है, 800 किलोमीटर लंबा है, इंडिया तक जाता है। उसका नाम हिंदू कुश अफगानों ने खुद रखा हुआ है। ये 5000 साल पुरानी तारीख को आप ऐसे जो है वो रिवर्स गियर नहीं लगा सकते। भारत जो मर्जी कर ले, भारत का वहाँ नेक्सस टूट गया। सही। जो उन्होंने यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ ताने बाने बुने थे, आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं? ये जो अभी बात हुई है, ये बड़ी अहम है कि जो वाहिद जिस सिफारत खाने के ऊपर हमला किया, वो क्या भारत का नहीं था अफगानिस्तान के अंदर? क्या तालिबान ने किसी और सिफारतकार को उंगली भी लगाई है? क्या उन्होंने किसी के ऊपर हमला किया? वाहिद भारत का उन्होंने जो है वो नेल इन द कॉफिन जो है वो ठोका है। हाँ, भारत ये चाहता है कि वो वहाँ किसी सूरत एक्सेस करे, जो उसके प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं, उनको जिसको कहते हैं कि भारतीय चोर के लंगूटी से ही, वो अब कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई थोड़े से मामलात पैदा करते। भारत का एक ही रोल है अफगानिस्तान के अंदर, ओके। और नो रोल, कोई रोल Spoiler. नहीं। अच्छा, वो है नो रोल। इसी पर मैं आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।